Hello students, this video is about work energy theorem. Work energy theorem means that it states that amount of work done in displacing the body is equals to change in kinetic energy of the body. मीन्स हमने जो भी वर्क डन किया है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा, क्योंकि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बॉडी को मूव कराते हैं हमने कुछ ना कुछ वर्क डन तो किया उसकी मूवमेंट में। तो जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और उसकी आफ्टर मूविंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसका जो डिफरेंस होगा विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल W, और वी कैन से दैट वर्क डन. So mathematically we can write it as W is equals to half mv square minus में half mu square, where v is the final velocity of the body and u is the initial velocity of the body, and here W is the work done in displacing the body from one position to another position. So we can write it as W is equals to final kinetic energy minus में initial kinetic energy. बट जो चेंज होता है उस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. सो वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज डेल्टा के, विच मीन्स दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर इसके प्रूफ की बात करें हम कि हमें ये चीज़ ये मैथमेटिकल रिलेशन हमें प्रूव करना है, तो हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी. हमने कंसीडर करी एक बॉडी जो कि ए पोजीशन पे है इनिशियली, जिसका मास है m, और उस बॉडी को हमने F फोर्स अप्लाई किया है ताकि वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा सके. जब भी कोई बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a. सो इनिशियली इस बॉडी की जो वेलोसिटी है इज इक्वल्स टू u, एंड जो फाइनल वेलोसिटी होगी एट पोजीशन b विच इज़ इक्वल्स टू v. सो इट मीन्स इस बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी इज डिनोटेड बाय ए विच इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टाइम. बट हमें इसमें रिलेशन में प्रूव करना है W इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो हम सिर्फ वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कंसीडर करेंगे. सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस डिफरेंस को हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं अपॉन में डेल्टा टी, या फिर हम इस चेंज को डी वी बाई डी टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डी भी यहाँ पे चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है. सो वी राइट दिस इक्वेशन एज एम डी वी बाई डी टी इंटू में डी एक्स इंटू में डी अपॉन में डी एक्स. यहाँ पे डी एक्स और से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई हमने किया इस इक्वेशन में, ताकि dx अपॉन dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, हमारे पास वेलोसिटी होती है. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, और हमें काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के लिए हाफ mv स्क्वायर चाहिए. तो वेलोसिटी वहाँ से एक और वेलोसिटी आ जाएगी और इस dv से हम इंटीग्रेट करके एक वेलोसिटी ले लेंगे. सो दिस रिलेशन बिकम्स m dv बाई dx. इस x को यहाँ लिख लिया इंटू में dx अपॉन dt, और वी कैन राइट इट एज m. इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम लिख सकते हैं v के बराबर, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल v. सो दिस इक्वेशन बिकम्स f इज इक्वल्स टू mv dv बाय dx. नाउ जब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा mv dv इज इक्वल्स टू f dx, और ये d यहाँ पे स्मॉल इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन, और टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा. सो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू dx डिस्टेंस इज, हमारे पास वर्क डन क्या हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हमने इसको dw और dx से रिप्रेजेंट किया है, एंड dx की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ है, बट फोर्स की जो वैल्यू है विच इज़ गिवन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे mv dv बाई dx इंटू dx. ये हमारे पास इक्वेशन बची. सो dx से dx कैंसिल आउट, mv dv इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब कंप्लीट वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे.
So the total amount of work done in displacing the body from A to B is equals to W is equals to इंटीग्रेशन का ये सिंबल है. इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन द इनिशियल लिमिट एंड फाइनल लिमिट. इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी. सो दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन यू एंड वी. एम वी इंटू में डी वी. m for dv is a constant and v for dv is a variable. इसीलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर इस m को मास को रख लिया और इंटीग्रेशन सिर्फ u से v तक, इनिशियल से फाइनल लिमिट तक हम v इंटू डी वी का करेंगे. जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर ऐड होती है और जो न्यू पावर जनरेट होगी उसी से डिवाइड किया जाता है. एक वेलोसिटी गिवन है, एक ऐड हो जाएगी तो टोटल पावर 2 हो गई और 2 पावर से डिवाइड हो जाएगा. तो दिस इक्वेशन बिकम्स m v स्क्वायर अपॉन 2 बिटवीन द लिमिट्स u टू v. जब लिमिट्स को हम ओपन करते हैं तो फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर हम कह सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है. तो w इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2. जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो w इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी कैन से दैट द इक्वेशन और द एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव्ड. सो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आए कि ये थ्योरम हमें वर्क एनर्जी की इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ के बारे में बताती है कि वर्क और एनर्जी दोनों ही इक्वल क्वांटिटीज़ हैं. वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल है और काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल है, पोटेंशियल की भी जूल है. सो हम कह सकते हैं वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जे, एंड एनर्जी की भी ऐसा यूनिट कैपिटल जे से ही रिप्रेजेंट होती है कॉल्ड जूल. तो ये दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ हैं. Second important point is work done may change into kinetic energy, but it is not always necessary because work done change in another form of energy like potential energy. वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बारी वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज हो. एनर्जी में चेंज होना है रादर देन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डजेंट मैटर. काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, लेकिन वर्क डन एनर्जी में चेंज होगा. लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज हो या हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज हो. सो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वी हैव सम न्यूमेरिकल्स, दैट इज़ व्हेन टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, उनका मास डिफरेंट है, एक बॉडी का मास m1 कंसीडर कर लो, दूसरी का m2, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किस बॉडी का लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा. सो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमें पता है, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर. ई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. लीनियर मोमेंटम के साथ हमें रिलेशन देना है तो m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड किया ताकि यहाँ पे m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वेशन बन सके. और वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. So this equation becomes E is equals to m square v square upon 2m, और we can write it as p square upon में 2m. जब ये इक्वेशन हमारे पास आई p square is equals to 2me. सो मास हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों बॉडीज़ का डिफरेंट है. सो लेट m1 m2 दो बॉडीज़ का मास है, लेकिन m1 बॉडी का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू m2. सो p1 इज इक्वल्स टू 2me एंड p2 इज इक्वल्स टू 2m2e. डिवाइड कर देंगे जब दोनों इक्वेशन को, p1 बाई p2 इज इक्वल्स टू 2m1e अपॉन 2m2e. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एनर्जी से एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएगी. m1 अपॉन m2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2. मीन्स अगर मैं इसका रेशो ले लूँ, यहाँ पे m2 आ जाए तो विच इज़ ग्रेटर देन m1. और जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर दो तो p1 स्क्वायर अपॉन में p2 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन p2 स्क्वायर, विच मीन्स दैट p1 इज़ ग्रेटर देन p2. तो हैवी बॉडी जो हुई उसी का मास ज़्यादा होगा. वैसे भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम उसको मेज़र करते हैं तो उसके मास के अकॉर्डिंग करते हैं. जिस बॉडी का मास ज़्यादा उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम ज़्यादा.
जिस बॉडी का मास कम उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कम। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द न्यूमेरिकल दैट कि अगर हम m1 बॉडी के मास को ज़्यादा कंसीडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू m2, तो उसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा रादर देन अनदर वन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन द टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम लीनियर मोमेंटम। इस बार ही क्वेश्चन अपोजिट हो गया। पहले हमने सेम काइनेटिक एनर्जी पोजेस की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, इस केस में हमारे पास सेम लीनियर मोमेंटम है दैट इज p। सो विच वन विल हैव द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो किसका ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी की होगी। यहाँ से आप ये कंसीडर कर सकते हो, यू नो दैट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m। अगर हम इस 2m को हटा दें तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू e, मीन्स कहीं ना कहीं p इज इक्वल्स टू रूट e हो गया। मीन्स p इज इक्वल्स टू p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर हाफ। जितनी कम एनर्जी का हाफ मोमेंटम के बराबर है। मीन्स हमने पहले भी क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हम एनर्जी को 50% बढ़ा देते हैं तो मोमेंटम हमारा 20% इंक्रीज़ होता है, लेकिन अगर मोमेंटम को 50% इंक्रीज़ करते हैं तो एनर्जी हमारे पास नियर अबाउट 2.5% बढ़ जाती है। सो इस केस में हमें बताना है कि किसकी एनर्जी ग्रेटर होगी अगर मास हमारे पास सेम है लेकिन लीनियर मोमेंटम, मास डिफरेंट है लेकिन लीनियर मोमेंटम सेम है। सो लीनियर मोमेंटम का जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ दैट इज़ 2m इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो e इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। फर्स्ट बॉडी के लिए हमने मास m1 कंसीडर किया तो उसके लिए एनर्जी जो आएगी दैट इज़ e1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन में 2m1। दोनों केस में p को हम सेम लेके चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है लीनियर मोमेंटम इज सेम बट मास इज डिफरेंट। सेकेंड बॉडी के लिए अगर हम देखें तो e2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन में 2m2। p स्क्वायर दोनों में सेम है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, मास वेरी कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है बॉडीज हैविंग डिफरेंट मासेस। सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन, वी हैव e1 अपॉन e2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m1 अपॉन p स्क्वायर अपॉन में 2m2। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज़ अपॉन में आ रही है इस तरीके से 1/m1 अपॉन 1/m2। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 1/m1 मल्टीप्लाई m2 पर चला जाएगा, m2 अपॉन 1, तो मतलब e1/e2 इज इक्वल्स टू m2/m1 बचेगी हमारे पास। सो सिमिलरली अगर इस केस में भी हम मास ऑफ फर्स्ट बॉडी को ग्रेटर कंसीडर करके चलें एज कंपेयर टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी दैट इज़ m1 इज़ ग्रेटर देन m2, तो जब इस m2 को मैं अपॉन में ले आऊँ तो m1 अपॉन m2 ग्रेटर देन 1 हो गया, और वी कैन राइट इट एज m2 अपॉन m1 इज़ लेस देन 1। इट मीन्स दैट कि एनर्जी का जो रेशो है e1/e2 भी हमारे पास लेस देन 1 हो जाएगा बिकॉज e इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जिस बॉडी का मास ज़्यादा उस बॉडी की एनर्जी कम, जिस बॉडी की एनर्जी ज़्यादा उस बॉडी का मास कम। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मास हमने कंसीडर किया है फर्स्ट बॉडी का ज़्यादा, इट मीन्स एनर्जी हमारे पास फर्स्ट बॉडी की कम होगी सेकेंड बॉडी से। तो जब इसको मैं अपॉन में लिखूंगी तो एनर्जी e1/e2 इज़ लेस देन 1। सो हेयर इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिलेशन दैट द हैवियर बॉडी पोजेस लेस काइनेटिक एनर्जी। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी की एनर्जी कम होगी, लेकिन जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम।